एक सेकंड थॉट आया था कि नेगोशिएट किया जा सकता था एज ए स्मार्ट बायर। एक बार एक झलक से ऐसा लगता है शुरू में कि उन्होंने यार बड़ी महंगी डील ले ली, ठीक है, करीबन लेकिन जब ये सारी चीजें फैक्ट सामने आते हैं तो बनता है कि हाँ भैया बिल्कुल सही डील है, कोई वो नहीं है इसमें। मैं इस चीज को लेकर के एश्योर्ड था कि इस टाइप का बंदा वो गाड़ी को खुलवा करके उसको छेड़ करवा करके या मीटर घुमा करके बेचने का नहीं सोचेगा वगैरह, चीपनेस नहीं दिखाएगा। तो वो बोले कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंजन के अंदर जो रबर की होज लगी हुई हैं, जो पाइप्स लगी हुई हैं और जो टायर कंपोनेंट हैं, जितने भी रबड़ के कंपोनेंट हैं। वैसे गाड़ी ना भगाने वाली है और दिल्ली के अंदर इस गाड़ी का वीडियो बनाना मतलब एक लिमिटेशन टाइप की लग गई है हमारे साथ, क्या करें हम। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बैठा हूँ पीछे और सीट बेल्ट नहीं लगा पाया क्योंकि सीट बेल्ट तो है लेकिन उसका बकल मुझे नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी पुरानी गाड़ी है ये, 2010 मॉडल की। हम फिएस्टा में बैठे हुए हैं, पेट्रोल है और ये गाड़ी है आशीष जी की। आशीष जी यहाँ पर जो है गाड़ी चला रहे हैं और हम हैं अभी दिल्ली में। तो आशीष जी ने ये एज ए सेकेंड हैंड खरीदी थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आशीष जी ने इस गाड़ी के साथ गेन किया है। मैं गाड़ी के चलाने वाले एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे खरीदने वाला एक्सपीरियंस। और बहुत सारी लर्निंग है जो कि हम इसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और आशीष जी की भी काफ़ी इच्छा थी कि कोई फर्स्ट टाइम सेकेंड हैंड कार ले रहा है तो ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। तो फिएस्टा 1.6 के किस्से आपने पहले भी सुने होंगे कि किस वजह से जानी जाती है और उसी वजह से ही इन्होंने भी ली फन टू ड्राइव। ऑफ कोर्स जेब के ऊपर भी भारी पड़ने वाली गाड़ी। तो आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ती है कि नहीं, ये बताओ पहले। थोड़ा बहुत पड़ती है। थोड़ा बहुत पड़ती है जी। तो जेब के ऊपर भारी कैसे पड़ती है, मतलब कि इसका मेंटेनेंस वाइज या आपको माइलेज वाइज? सर मेंटेनेंस वाइज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो मैंने सर्विस से ज़्यादा आज तक कुछ भी करवाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अच्छा जी। तो सर्विस भी आजकल की जो फोर्ड की गाड़ियाँ आती हैं उसी हिसाब से इसकी सर्विस हुई है, लगभग 4500 रुपीज़ में। तो मेंटेनेंस वाइज तो कुछ महंगी नहीं पड़ी। हाँ, सिटी माइलेज फ्यूल कंजप्शन जो है सिटी में वो काफ़ी हाई रहता है, जो कि नेचुरल सी बात है कि इंजन काफ़ी बड़ा है इसका, 1600 सीसी का इंजन है। इसके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से जो इसकी माइलेज है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। 15 अच्छे से मिल जाता है। एक अच्छी ड्राइविंग हैबिट यदि आप मेंटेन करते हैं, लाइट फुट गाड़ी चलाते हैं, टाइम पे गियर्स बदलते हैं, तो ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं करते, तो आपको अच्छा खासा 15 प्लस माइलेज ये दे देती है। तो आशीष जी, बाइंग एक्सपीरियंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये गाड़ी आपने कितने में ली वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, ये गाड़ी मैंने 2019 में 2 लाख रुपए में ली थी। जितना मार्केट वैल्यू का इसका एस्टिमेशन था उससे हल्का सा हायर प्राइस मैंने दिया था। उसका रीज़न ये था कि मैं जो सेलर थे उनको पर्सनली जानता था और गाड़ी की हेल्थ को भी अच्छे से जानता था, तो उसका एक मैंने हायर अमाउंट उनको दे दिया। तो उसके बाद आपको सही लगा कि सही अमाउंट दिया है, थोड़ा सा पछतावा हुआ कि थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया? एक सेकंड थॉट आया था कि नेगोशिएट किया जा सकता था एज ए स्मार्ट बायर, क्योंकि गाड़ियों में ये चलता है। लेकिन वैसे गाड़ी की क्वालिटी वाइज और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एक बड़ी सेडान गाड़ी ली जो कि मतलब 4 मीटर्स से भी ज़्यादा है। आज के ज़माने में तो मतलब जो 4 मीटर से बड़ी गाड़ियाँ हैं वो 10 लाख रुपए तक में उनका बजट जा रहा है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि मैंने एक ठीक ठाक वैल्यू क्रिएट कर ली इसमें। कितनी चली हुई है ये गाड़ी? ये गाड़ी जब मैंने इसको बाय किया था जब 20,000 समथिंग था। 20,000 कुछ? जी, जो कि बहुत ही कम है इस गाड़ी। लगभग 9 साल में उन्होंने सिर्फ 20,000 चलाई थी। हाँ, बहुत ही। टायर भी 9 साल पुराने थे क्या इसमें? मैंने इस चीज को उस टाइम पे कंफर्म नहीं कर पाया था, लेकिन टायर्स की कंडीशन को देख करके ऐसा लगता है कि टायर्स उसी समय के हैं। आपने जैसे बताया था बिल्कुल ड्राई टाइप के जो है टायर्स के अंदर ड्राइनेस थी और इसमें ड्राई रोट जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो आ गया था। जब गाड़ी खड़ी रहती है और ज़्यादा चलती नहीं है तो जो गाड़ी के जो टायर के नेचुरल रबर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं, उससे हल्की सी दरारें आ जाती हैं। पर मैंने इस चीज़ को भी मेक श्योर किया था कि इसकी थिकनेस वगैरह मैंने देखी थी,
तो जो क्रैक्स हैं वो इतने गहरे नहीं हैं कि मतलब कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो। तो मैंने सोचा थोड़ा और चला लेते हैं इनको। मतलब लेने के बाद आपने 1 रुपया भी इसमें एज ए मेंटेनेंस, जैसे कई बार होता है ना सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, जी उसके कुछ ये करवाना है, किसी का एसी का काम करवाना है, किसी की डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, ये सारी चीजें रहती है, 20 से 30,000 40,000 खर्चा आ जाता है। वो चीज आपके साथ नहीं हुई? वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुई। थोड़ा सा पैसा मैंने एक्स्ट्रा क्या दिया, आप उस तरीके से भी सोच सकते हो कि मैंने बहुत बचाया भी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी इसमें मेंटेनेंस करवाना नहीं पड़ा, थिंकिंग दैट कि ये एक 9-10 साल पुरानी गाड़ी है उस हिसाब से, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ियों में काम बहुत आ जाते हैं। वैसे अगर ट्रू वैल्यू की बात करी जाए, इसकी जो वैल्यू है आज की तारीख में 1.5 लाख के आसपास होगी, अगर अच्छी खासी कंडीशन है तो। जी। लेकिन ये बात भी भुला नहीं सकते कि सिर्फ 20,000 चली थी यार ये गाड़ी, समझ रहे? और कंडीशन जो हम लोग जो देख रहे हैं वो भी बहुत ही बिल्कुल नए जैसी सी है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। तो इनको 10 साल पुरानी एक नई गाड़ी मिल गई ये कह सकते हो। तो ये है कि हाँ, थोड़ा सा माइलेज को लेकर के थोड़ी सी सेध सकती है इनको। और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वगैरह को लेकर के चिंता नहीं हुई आपको? पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के हल्की सी चिंता हुई थी। मैंने जो गाड़ियों के जो एक्सपर्ट होते हैं, मैंने किन्हीं ड्राइवर लोग से भी बात की थी, जो कि मतलब जिनकी बहुत रिगोरियस ड्राइविंग होती है। तो उन्होंने भी मेरे को एक आशंका जताई थी कि भाई फोर्ड का व्हीकल और पुराना व्हीकल, क्योंकि वो बोले कि जो है आम आदमी के लिए मारुति हुंडई तक ठीक रहता है इंडिया में। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपनी गट फीलिंग के ऊपर भरोसा किया। मेरे को लगता था कि फोर्ड कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रांड है, सुपीरियर ब्रांड है क्वालिटी वाइज। तो मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी ना तो मैं उसको टैकल कर लूंगा कैसे ना कैसे करके। वैसे भी हम दिल्ली नेशनल कैपिटल में रहते हैं, यहाँ पे पार्ट्स सब जगह से आते ही हैं, तो बिल्कुल मिल ही जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि 10 साल पहले जो थी ये गाड़ी आपके जरूर जेब के ऊपर भारी पड़ती, लेकिन आज के दिन फोर्ड ने बहुत सुधार किया, बहुत सुधर गया है फोर्ड। तो इतनी ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट भी आपकी नहीं आएगी। एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि जो उनका सर्विस मेंटेनेंस का जो कैलकुलेटर है, उसमें आप किलोमीटर्स डालिए, गाड़ी के ईयर्स डालिए, और वो एक आपको एस्टिमेट भी दे देता है। तो आपको सर्विस मैनेजर के साथ जा करके ज्यादा वो जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। इस गाड़ी की भी डिटेल दे देता है क्या? जी, इस गाड़ी की भी डिटेल फोर्ड का जो सर्विस कैलकुलेटर है वो अच्छे से बता देता है। उसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। इससे भी 5-5 साल पुरानी गाड़ियों का पूरा सर्विस मेंटेनेंस उन्होंने मैकेनिज्म वेबसाइट में बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक चीज इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि मैं मारुति ऑल्टो 800 से अपग्रेड करके आया हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही हर चीज शॉकिंग थी जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में। चाहे आप वो दरवाजों की थर्ड को देख लीजिए, आप दरवाजों का वेट आप फील करके देखिए इसका, तो बहुत ही मतलब जबरदस्त अपग्रेड लगता है उस चीज में। और मतलब कि लगभग 8-10 साल पहले जो कंपनियां थी ना, इतनी कोताही भी नहीं करती थी। उनको ये नहीं था कि भाई और हल्की करेंगे, समझ रहे? इसका जो कॉस्ट कटिंग इतनी ज्यादा नहीं थी। इसका बोनट मैंने उठा करके देखा, उसमें मेटल जो है वो अलग ही बात लगती है कि एक बार एक झलक से ऐसा लगता है शुरू में कि उन्होंने यार बड़ी महंगी डील ले ली, ठीक है, करीबन लेकिन जब ये सारी चीजें फैक्ट सामने आते हैं तो बनता है कि हाँ भैया बिल्कुल सही डील है, कोई वो नहीं है इसमें। कहने का मतलब ये भी है कि कोई अच्छी कंडीशन की गाड़ी की अगर आप 30-40 हजार रुपए ऊपर भी दे देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें मुझे 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर ऐसी डील समझदारी वाली डील रहती है। बिल्कुल, जो 30-40 हजार के लिए जो है आप आगे की थोड़ी सी शांति खरीद लेते हो दिमाग की। और सर एक अच्छी चीज मैं इसकी ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हाईवे के ऊपर जो राइड क्वालिटी है और जो स्टेबिलिटी है, मतलब जो कॉन्फिडेंस ड्राइवर गेन करता है, वो मैं तो, क्योंकि मैं मारुति से अपग्रेड करके आया हूँ, तो मैं हर चीज उसी हिसाब से कंपेयर करता हूँ। आप लोग एक्सपर्ट हैं तो आप मल्टीपल गाड़ियां चला चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। पर मैं मारुति से अपग्रेड करके आया हूँ, एक बहुत ही हल्की गाड़ी से अपग्रेड करके आया हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है। मैंने इस पर लॉन्गेस्ट राइड 700 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप बस चाय पानी का
का छोड़ करके नॉन स्टॉप मैंने 700 किलोमीटर्स किया और मुझे बहुत कम थकावट हुई और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी को ले जा पाया। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। बढ़िया बात है। लेकिन एक और आपको टिप देते हैं, आप टायर चेंज करवा लो, दिन रात का अंतर आप फील करोगे। ठीक है जी, 8-9 साल पुराने टायर है यार, चेंज करवा लो, बहुत दिन रात का अंतर फील करोगे आप चलाने में, गाड़ी में अलग ही मजा आ जाएगा। अच्छा, आपने जो सेलर था इस गाड़ी का, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी, क्योंकि इतनी कम कैसे चली थी ये गाड़ी? सेलर की हिस्ट्री मैं इतना ही मुझे पता है कि वो एक रेप्यूटेड शायद किसी कंपनी में या फिर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, ऑफिसर थे वो, और वो थोड़े से मूडी थे, मतलब गाड़ियों को लेकर के। अच्छा। कि उन्होंने विदाउट एनी प्रॉपर रीजन उन्होंने इस गाड़ी से VW पे चेंज कर लिया। कि उनको थोड़ा वो प्लेजर ओरिएंटेड थे कि उनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया चाहिए था, या फिर वो सिटी में बड़ी गाड़ी नहीं चलाना, जो भी था। लेकिन मैं इस चीज को लेकर के एश्योर्ड था कि इस टाइप का बंदा वो गाड़ी को खुलवा करके उसको छेड़ करवा करके या मीटर घुमा करके बेचने का नहीं सोचेगा, वगैरह चीपनेस नहीं दिखाएगा। और क्योंकि जब वो बेचने की बात आई थी उससे पहले से मैं इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा था और इसे जेन्युइनली ही चली हुई थी। यूं नहीं है, तो बेचने के माइंड से अगर कोई जाएगा तो मीटर घुमा भी सकता है। लेकिन मैं उनको जब बेचने की बात हुई थी उससे 6 महीने पहले से मैं इस गाड़ी को देख रहा था और ये जेन्युइनली इतने ही किलोमीटर चली हुई थी। अच्छा, आप जानते थे उस बंदे को पहले से ही जानते थे? इसी चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। इस गाड़ी की डील को लेने को मना करने के लिए बहुत सारे फैक्टर थे, पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा कन्विंस की कि इस गाड़ी की रनिंग इतनी कम हुई है, तो अंदर से तो गाड़ी अभी भी जवान ही है। बिल्कुल जैसे देखने को मिल रहा है कि सीटें वगैरह सारी कुछ ठीक ठाक कंडीशन में है, डैशबोर्ड बिल्कुल चकाचक है, इवन पीछे का मतलब प्लास्टिक वगैरह सारा कुछ अपनी अपनी जगह पे और सारा कुछ ओरिजिनल है इस गाड़ी में। मुझे किसी मैकेनिक ने बताया था कि गाड़ी की अगर घिसावट देखनी हो तो वो गियर लीवर के ऊपर भी दिख जाती है कि मतलब उसके अक्षर मीटे हैं कि नहीं। आपके पैडल बिल्कुल चमकते हुए बिल्कुल नए से हैं। जो आपके एक्सीलेटर पैडल, ब्रेक पैडल होता है वो भी घिस जाते हैं। अमूमन क्या होता है कि डीलर दूसरी चीजें तो चेंज कर देते हैं, उनको चेंज करना भूल जाते हैं। जो आपकी राइट साइड की ड्राइवर सीट वगैरह जो है वो उसका जो ये साइड का जो है ना ग्रिप कुशन जो है वो टूटा पड़ा रहता है अगर ज्यादा इस्तेमाल हुई होती है तो। कुछ एक और बहुत सारी टिप्स हैं वैसे तो, वो आएंगे आपके लिए। खैर अभी इस गाड़ी को चला करके फिर बताते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। कलर आपका बड़ा शानदार है, ये मेरे को मेरी गाड़ी की याद दिलाता है। कभी मेरे पास आइकॉन हुआ करती थी, मोरेलो कलर बोलते थे इसको, फोर्ड का जो है ये बड़ा ही शानदार कलर है। जो इस गाड़ी में मैंने और कलर्स भी देखे हैं, वाइट भी देखे हैं, ब्लू भी देखे हैं, पर कहीं ना कहीं वो ग्रेस नहीं आ रही उन कलर्स में जो इसमें आती है। तो कभी आपको डेंटिंग पेंटिंग कराने की जरूरत पड़ी इसमें? डेंटिंग पेंटिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक छोटा सा रस्टिंग का पार्ट है, वो आप देख भी सकते हैं यदि देखना चाहें। थोड़ी सी रस्टिंग है एक जगह पे, पर ऑब्जर्वेबल नहीं है। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैंने गाड़ी ले ली उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने फोर्ड के सर्विस मैंने जो टेक्नीशियन है उनसे बात की थी, जो सर्विस करवाई, मैंने बोला कि इतनी पुरानी गाड़ी मैंने ले ली तो इसमें मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बोला कि बहुत कम किलोमीटर चली हुई है, तो उन्होंने बताया सर अच्छी बात है कम किलोमीटर चली हुई है, लेकिन उन्होंने एक काम की बात ये बताई कि आपके जो रबर के कंपोनेंट है, शायद एल्यूमिनियम या कोई और मेटल भी बताया था, वो कंपोनेंट्स एज के साथ भी ख़राब हो जाते हैं। तो वो बोले कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंजन के अंदर जो रबर की होज लगी हुई हैं, जो पाइप्स लगी हुई हैं, और जो टायर कंपोनेंट हैं, जितने भी रबड़ के कंपोनेंट हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जैसे 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई है तो आपको समय पर चेंज करवा लेनी चाहिए। ये भी बड़ी ज्ञान की बात है। भी होती हैं जी, बेल्ट्स वगैरह। और साथ ही साथ सस्पेंशन में जो आपके बुश वगैरह होते हैं वो भी टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। इंजन वाकई में काफ़ी स्मूथ है इसका। मेरे को ना थोड़ी सी अभी तो चलाई है मैंने, लग नहीं रहा कि इतने साल पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ मैं। वैसे सस्पेंशन वगैरह में कोई आवाज़ नहीं है, कभी काम नहीं हुआ इसका। स्टीयरिंग में पूरी सेल वाली फीलिंग दे रहा है, मतलब कॉन्फिडेंट। मैंने एक बात नोट करी है तो ओहो ग्राउंड क्लियरेंस
वो बात ये नोट करी थी कि तू सेल की तारीफ करना चाहता लेकिन खुल के नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। कर ले यार। अरे कुछ तो अच्छा होगा उसमें यार। है सारी चीजें नहीं है, कुछ तो अच्छा है। और राइड क्वालिटी अच्छी है इसकी, कंफर्टेबल गाड़ी है ये, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है सस्पेंशन। ये बिल्कुल नई गाड़ी तो नहीं है, बट हाँ अभी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रोड आप देख पा रहे हैं काफ़ी ख़राब रोड में हम चला रहे थे। इनिशियल एक्सेलरेशन भी अच्छा है, बहुत बड़ा इंजन है। वैसे गाड़ी ना भगाने वाली है, और दिल्ली के अंदर इस गाड़ी का वीडियो बनाना मतलब एक लिमिटेशन टाइप की लग गई है हमारे साथ, क्या करें हम। बाकी भाई साहब ने बताया कि बहुत अच्छी चलती है हाईवे पे। चलो मान लेते हैं भाई साहब की। फिर पहले फोर्ड फिएस्टा थी, फिर फिएस्टा क्लासिक के नाम से आई एक बार ये बाद में ना। और जो इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर स्टाइलिंग है उसके बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी स्टाइलिंग नहीं है। जैसे Hyundai की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत ही शार्प नहीं है, और बहुत ही मतलब कि एक डिसेंट सोबर जिसको बोलते हैं ना, बहुत डम्ब भी नहीं बोल सकते हैं इसके समय के हिसाब से कि 2010 की डिज़ाइन की ये गाड़ी है, लेकिन यूँ भी नहीं लगेगा कि एम्बेसडर है। मतलब जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज बड़ी जेंटल है, सोबर है। वही है जैसे VW वाले देते हैं अपनी गाड़ियों में, ठीक है, जैसे कि ये भी देते हैं, जैसे कि सेल भी है। हाँ जी, तो सेल भी है। वैसे आप नए टायर लगाओगे ना, ये जो आपकी वाइब्रेशन आ रही है स्टीयरिंग वगैरह में सारी खत्म हो गई। टायरों की जान निकल चुकी है, 9-10 साल हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। हाँ। वैसे आप कौन से टायर लगाना रिकमेंड करेंगे? इसने कॉन्टिनेंटल लगाए हैं जो कि अच्छा चल रहा है। मैंने MRF के लगाए थे, नहीं ब्रिजस्टोन लगाए थे। हाँ MRF लगाए थे बेटा, ZV-TV। अच्छा, मेरे केस में आपको ये देखना है कि मेरी रनिंग बहुत कम है, तो उसमें थोड़ी सी नॉइस जो है आजकल आनी शुरू हो गई है। शुरू में तो बढ़िया थे वो। 15-20 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद उसमें नॉइस जनरेट हो गई है। कॉन्टिनेंटल में ना MRF वाले में ना। मिशलिन लगा लोगे तो इस गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाएंगे। जी। सेकंड हैंड मत लगा लेना उस हिसाब से। मैं तो सोच रहा था कि मायापुरी जा करके कुछ देखता हूं। एसी में कुछ काम किया है क्या? अभी भी एसी जबरदस्त क्लीनिंग करवाई थी और इसमें गैस रिचार्ज करवा दिया था। 100 मीटर भी नहीं हुआ, 50 मीटर में 4 रेड लाइट जो है ना वो दिखा दी इसने। भाई के सीटिंग एडजस्टमेंट के हिसाब से मेरे को तकरीबन 4-5 इंच का लेग रूम मिल रहा है, और रवि भाई के सीटिंग एडजस्टमेंट के हिसाब से 2 इंच का लेग रूम मिल रहा है। मतलब 2 इंच ही बड़ा है मेरे से। मतलब आपको वीडियो का पूरा फॉर्मेट पता है। हाँ, हेडरूम नहीं, इनका जो स्टाइल है ना, इतना सारा हेडरूम मिल रहा है, इतना सारा लेग रूम मिल रहा है। प्रैक्टिकल चीज बता दे भाई। तुझे लग रहा है तू 10 साल पुरानी गाड़ी चला रहा है। ना। लेकिन ये है कि अगर गाड़ी में छठा गियर होता ना तो माइलेज भी निकालती बढ़िया वाली। 10 साल के हिसाब से ना ये एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी थी यार। 10 साल पुराने टाइम में जा करके फिर सोच के देखो कि क्या फीचर आते थे उस टाइम, ठीक है। तो उसके हिसाब से ड्राइविंग डायनेमिक्स बढ़िया है इस गाड़ी के, चलने में भी बढ़िया है। उस टाइम टर्बो की होड़ नहीं थी गाड़ियों के अंदर, हम भी टर्बो देंगे, वो वाली चीज़ नहीं थी इसके अंदर। जिस हिसाब से रखी है उस हिसाब से रखोगे तो 10 साल और आगे चल जाएगी, लेकिन वो लिमिट खत्म हो जाएगी इसकी। तो फ्यूचर में आपका CNG लगाने का इरादा है इसमें? CNG लगाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। उसका लगवाना भी मत। उसका रीज़न ये है कि एक तो फोर्ड में जो है उतना कॉन्फिडेंट नहीं बताते हैं उस सिस्टम को, और दूसरा ये कि मेरे पास ऑलरेडी CNG गाड़ी है। शहर में अगर मेरे को इकोनॉमी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं ऑलरेडी फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ी में चलाता हूँ। अच्छा, तो इस गाड़ी को मैं ओनली फॉर ड्राइविंग प्लेजर एंड लॉन्ग राइड्स के लिए मैं रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए पेट्रोल भी एक वैल्यू फॉर मनी है अभी के हिसाब से। वो भाई की स्कूटी से भी सस्ती पड़ती है। स्कूटी जितनी पड़ती होगी मेरे ख्याल से। हाँ, उतनी पड़ जाती है। ऑल्टो 800 कंपनी फिटेड है भाई CNG उसमें, बताओ। तब शहर में तो भैया वो ही वैल्यू दे सकती है, अदरवाइज ये तो ट्रक बन जाएगी अगर इसको शहर में चलाएंगे तो। 1500 के पेट्रोल का यूँ पता नहीं चलता। बिल्कुल मेरी सेल वाली फीलिंग दे रहा है स्टीयरिंग, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ही वो सारी चीज मस्त यार। उस टाइम क्या होता था, अभी क्या हो गया ना, लोग नाजुक हो गए हैं, तो थोड़ा सा स्टीयरिंग को लाइट करने के चक्कर में तो वो जो
क्वालिटी है ना वो मतलब क्या कहते हैं उसको कहते हैं एक्यूरेसी, वो ख़त्म हो गई है थोड़ी सी। ऑल्टो 800 के तो मैं किससे बताऊं, अगर हाईवे पे साइड पे खड़ी कर रखी है और कोई फुल्ली लोडेड ट्रक अगर 60-70 की स्पीड से जाता है तो एक भूकंप जैसा झटका महसूस होता है अंदर। हिलती होगी हवा से। हाँ। तो ये था आशीष जी का बाइंग एक्सपीरियंस यूज़ करके, पहली बार इन्होंने ली थी, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देकर ली, लेकिन डिसीजन बिल्कुल सही लिया क्योंकि कार की कंडीशन इतनी ज़बरदस्त थी कि वो पैसे जो है एडजस्ट हो गए। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नीचे जो ईमेल आईडी आ रही है वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, हम आपके पास आके आपका एक्सपीरियंस लेंगे और जनता को आगे फॉरवर्ड करेंगे। जब हम शुरू में आए थे तो हम लोग ये सोच के आए थे कि भाई साहब कहीं ठगी का शिकार हो गए, लेकिन जब हमने गाड़ी की कंडीशन देखी, चलाया इसको, तो बिल्कुल सही है यार। आप भी अगर इस टाइप की कोई गाड़ी मिलती तो खर्चा कर सकते हो इतने पैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। और थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।